यही कारण है कि आपको कभी भी अपने पड़ोसियों को झांकने का मौका नहीं देना चाहिए। आप कभी नहीं जान सकते कि आपको क्या मिल सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है केल नाम के एक लड़के से जो हाई स्कूल छात्र है और उसके पिता ब्रोकोली, मेरा मतलब है डैनियल, जो नदी में मछली पकड़ रहे हैं। जब वो अपनी कार से घर जा रहे होते हैं तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। पिताजी बोलते हैं शांति से मरो, पर ये सब घटना 1 साल पहले हुआ था। अब प्रेजेंट में देखते हैं। हम देखते हैं कि केल स्पेनिश क्लास में सो रहा है। टीचर ग्यूडरेस उसे जगाने के लिए उस पर एक व्हाइट बोर्ड इरेजर फेंकते हैं। वो केल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे वहीं पर फेल क्यों नहीं किया गया। फिर वो उससे पूछते हैं तुम्हारे पिता क्या सोचते? केल, अब ये तो लड़ाई वाले बात बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, अब हम देखते हैं कि वो दोनों अब कोर्ट में हैं। हम केल और उसकी माँ को उसके टीचर के साथ देखते हैं। जज केल के इस हरकत से नाराज थे, इसलिए उसे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 3 महीने के लिए एक अजीब ब्रेसलेट पहनने की सजा देता है। घर वापस आते ही हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले केल को ब्रेसलेट फिट कर रहे हैं। इसके चारों ओर 100 मीटर की जगह है और यदि वो इसे बाहर कदम रखता है या इसे कुछ भी गलत करता है तो उसे बस 10 सेकंड का समय मिलता है। लेकिन कोई मजाक नहीं है जो इससे बच के भाग जाए। जैसे ही केल की माँ दूसरे कमरे में जाती है ताकि कैद की फीस का भुगतान कर सके, वो दूसरे पुलिस वाले के साथ अकेला रह जाता है। पुलिस वाला बोलता है तुम्हारा स्पेनिश टीचर मेरा चचेरा भाई है। केल अपने 3 महीने के घर में ही रहने की शुरुआत करता है और मिनट मूवी के हर एपिसोड का आनंद लेता है। अब इससे बेहतर स्नैक क्या हो सकता है? क्रुंची पीनट बटर पर हर्षे की चॉकलेट सॉस लगाकर खाता है। क्या आप इसका स्वाद बर्दाश्त कर सकते हैं? 1 हफ्ते बाद उसकी माँ घर आती है और उसके इस गंदे माहौल से नाराज हो जाती है। वो केबल कनेक्शन काट देती है और उसका रोबॉक्स सब्सक्रिप्शन रद्द कर देती है और उसे कमरा साफ करने बोलती है। केल अगले कुछ घंटों तक कपड़े धोता है, घर की सफाई करने और रेड बुल पीने में कुछ समय बिताता है। खैर, ये ज्यादा देर तक नहीं चला। बाद में केल को एक ट्रक की आवाज से नींद टूटती है और वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है कि एक न्यू फैमिली बगल के घर में शिफ्ट हो रहा है। वो उन्हें देखता है, हालांकि जल्दी ही दरवाजे की घंटी बजती है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है और जलते हुए कागज के बैग को देखता है। वो उसे अपने पैर से बुझा देता है, लेकिन उसका पैर ज्यादा ही गंदा हो जाता है। पर उसके पैर में तो चॉकलेट लग गया था। पर ये सब हरकत तो इन बदमाश बच्चों का है। वो 2 बदमाश बच्चों को देखता है और सड़क पर उनका पीछा करता है। और हाँ, उसने तो नीचे देखना भूल गया था और देखता है कि उसका जीपीएस ट्रैकर लाल चमक रहा है। अरे नहीं, वो अपने घर की ओर दौड़ता है। हालांकि वह 1 सेकंड देर कर देता है, इसलिए पुलिस थोड़ी देर बाद आती है और उसे जमीन पर हथकड़ी लगा देते हैं। वो एशली को देखता है और सोचता है कि काश मैं नहीं बल्कि वो हथकड़ी में होती। केल के लिए ये पहली नजर का प्यार है। बाद में वो पाकर से फोन पर बात करता है। वो उसे बताती है कि उससे इस बार छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो जीपीएस के एरिया का रेंज निकालता है और घर के चारों ओर जीपीएस के रेंज में रस्सी लगाता है ताकि उसे पता हो कि उसे कहां तक जाने की रेंज है। अचानक वो एशले को अपने घर के बाहर में कार पार्क करते हुए देखता है, लेकिन वो झाड़ियों के नीचे छिप जाता है और अंदर भाग जाता है ताकि वो उसे देख ना पाए। अब इसके बाद कुछ अलग होने वाला है। बाद में वो एशले को खिड़की से देखने के लिए ऊपर जाता है। यार, यह सही नहीं है। हालांकि इंटरनेट टीवी की कमी के कारण मैं समझता हूँ। कुछ दिन बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त रोनी दरवाजे पर आता है। वे एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, इसलिए केल उसे गर्मजोशी गले लगकर उसका स्वागत करता है। सीढ़ियों की ओर जाते हुए केल उसे बताता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में क्या रोमांस किया है। अपनी मस्ती को मिटाने के लिए वो रोनी को दूरबीन की एक जोड़ी देता है और बताता है कि वो अपने पड़ोसियों को देख रहा है। किसी और नजर से वो दिखाता है कि उनमें से एक पिल्सच उसकी पत्नी क्लब में होने के कारण अपनी नौकरानी के साथ रोमांस कर रहा है। ओ नो, ये टीवी रियलिटी से बेहतर है। मैं कोई पीछा करने वाला नहीं हूँ, ये बस साधारण सीन है। अपनी देखरेख का आनंद लो। अगली बार वो रोनी को लिविंग रूम में ले जाता है और उसे अपनी पसंदीदा लड़की एशले को दिखाता है। कुछ समय के बाद में केल को लेटर बॉक्स में लेटर आता है, पर केल के हाथ उस लेटर तक नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक एशले आती है और उसकी मदद करती है। दोनों एक क्षण के लिए बात करते हैं। इससे पहले कुछ ज्यादा हो केल की माँ उसे बुला लेती है। उस शाम जब उसकी माँ सो रही होती है, तब वो न्यूज चैनल देखता है और न्यूज में बताया जाता है कि हाल ही में एक लड़की का अपहरण किया गया है। ये कितना बोरिंग न्यूज है। चलो रात के समय योग का प्रसारण देखते हैं। ओह, मुझे ये चैनल बहुत पसंद है। ओह, उसने इसे देख लिया है। वो नीचे झुक जाता है। ये तो उसके लिए बहुत अंधेरा है, वो इसे नहीं देख सकती है। फिर एशले के पिता उसके कमरे में घुसते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके सोने के बाद वो देखता है कि उसके पड़ोसी टनर घर देर से आते हैं। जब पड़ोसी अपनी कार में वापस बैठकर जा रहे होते हैं तो देखता है कि ये वही कार है जो न्यूज में गिरनेपर के पास था। अगले दिन केल अपने पड़ोसी के घर की जांच करने का फैसला करता है। वो अपने बोर्डिंग के पीछे छिप जाता है, ठीक जीपीएस के एरिया तक।
अचानक उसका पड़ोसी उसे देखता है और बोर्डिंग की ओर बढ़ता है और बोलता है, क्या कर रहे हो? जब केल को पता चलता है कि पड़ोसी सिर्फ एक खरगोश के साथ झगड़ रहा है, केल बाल बाल बच जाता है। कुछ समय बाद रोनी फिर से केल के घर आता है। केल अपने दोस्त से पूछता है ये किया हुआ है। केल को पूरा यकीन है कि उसका पड़ोसी ही गिरनेप है। फिर उसका दोस्त बोलता है, ओह कूल, वैसे भी चलो एशले को फिर से तैरते हुए देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ, हम तैरने जा रहे हैं। फिर केल दूरबीन निकालता है। लड़की को थोड़ा आगे झुकते ही दोनों लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका आवाज सुन ली होगी। केल फिर से खिड़की से झांकता है और उसकी नजरें एशले से मिलती हैं। कुछ पलों बाद दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों लड़के सीढ़ियों से नीचे जाते हुए लड़खड़ा जाते हैं। हिम्मत जुटाकर वे दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे पर एशले खड़ी होती है और बोलती है, इतनी देर क्यों लगाए? एशले केल के बेडरूम की ओर बढ़ती है और उसकी दूरबीन पकड़ लेती है। क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस स्थिति में उसे समझाकर संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि वे केवल टनर की जासूसी कर रहे हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि टनर ने एक लड़की को किडनैप किया है, क्योंकि उन्होंने न्यूज में उसकी कार को देखा था। लेकिन जब एशले ने देखा तो उसे पता चला कि उसका कार बिल्कुल ठीक है। ओ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? वो रात को तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं जो कि उस पर नजर रख सके। रोनी अपने अंकल से ढेर सारा जरूरत के सामान ले आता है। कुछ घंटों तक बिना सोचे समझे देखते रहते हैं, पर आखिरकार टनर को आते हुए देखते हैं। लेकिन उसके पास एक नई कार है। वो अपनी कार का दरवाजा खोलता है और अपने नए दोस्त को अंदर ले जाता है। आयमिन लड़की को अचानक वह एक तेज चाकू निकालता है और पीछे से वार करने की तैयारी करता है। वो दोनों डर के मारे देखते रहते हैं, लेकिन वो वार नहीं कर रहा है और उसकी नई ड्रेस को खोलने में मदद कर रहा है। ओह, ये तो शुगर डैडी है, जो कि अपहरणकर्ता से थोड़ा कम बुरा है। अब तो हत्या का रहस्य भी समाप्त हो गया और केल एशले को घर वापस छोड़ने जाता है, जहाँ तक उसका एरिया है। लेकिन वो दोनों एक रोमांटिक पल में आते हैं, पर केल अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने कमरे में लौट जाते हैं। अपने कमरे में लौटने के बाद वो तुरंत टनर की जासूसी करने लगता है। ओ, ये लड़का तो पकड़ कर ही मानेगा। इस बार वो कैमरे से देखता है कि महिला घर से भागने की कोशिश कर रही है। वो उन सभी घटना को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन गलती से उसका फ्लैश चालू हो जाता है। डर के मारे वो जमीन पर गिर जाता है और अपने सिर के ऊपर कैमरा पकड़कर ये देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। वो कुछ भी नहीं देख पाता, इसलिए वो वापस खड़ा हो जाता है और दूरबीन से देखता है। ओह, वो तो फंस गया। तभी केल का फोन बजता है और वो उसे उठाने के लिए फर्श पर रेंगता जाता है। ओह, ये तो रोनी है। केल बेताबी से उन सभी बातें बताता है जो अभी उसके साथ हुआ है, लेकिन तभी बाहर से अजीब आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं कि लड़की उसके कार में जा रही होती है। मुझे यकीन नहीं है कि ये सब सामान्य चल रहा है। अगले सुबह जब वो नाश्ता बना रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। लेकिन वो गुस्से में अपने पड़ोसी से सवाल करता है और पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। लेकिन फिर केल की माँ कमरे में आती है, जो ग्रोसरी बाइक्स पकड़े हुए होती है और बताती है कि उन्होंने दुकान में मिस्टर टनर अर्थात रॉबर्ट से मिली। उनके बाहर जाने के समय उसने उनकी फ्लैट टायर बदलने की मदद की। अगर आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, मजाक कर रहा था। आगे देखते हैं, वास्तव में उसने उसकी माँ की मदद की। उसकी माँ याद करती है कि उन्होंने दूध को अपनी कार में छोड़ दिया है, तो वो लेने के लिए वापस जाती है, रॉबर्ट और केल को रसोई में अकेले छोड़ते हुए। केल काफी गुस्सा रहता है। जब रॉबर्ट नोटिस करता है कि केल के पास जीपीएस ट्रैकर है, तो उससे सवाल करने लगता है। केल उसे बताता है कि उसने अपने टीचर को स्कूल में पीटा था, तो रॉबर्ट भी अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताता है कि मुझे भी कई ऐसे टीचर याद हैं जिनसे मैं बस दूर जाना चाहता था। कुछ ही पलों बाद केल की माँ दूध लेकर वापस आती हैं। तभी रॉबर्ट एक प्रस्ताव देते हैं, क्या कभी हमें साथ डिनर पर जाना चाहेंगे? उसी शाम जब उसके माता पिता घर नहीं होते हैं, तो एशले अपने घर में एक पार्टी आयोजित करती है। केल पार्टी को अपने कमरे से देख रहा होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसे दिखता है कि एशले के साथ एक और लड़का गले लग रहा है और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। अरे नहीं, केल गुस्से में अपने डीजे को उनसे ज्यादा साउंड देने वाला है। हालांकि एशले उसके छोटे डीजे को फेंकने की धमकी देती है, लेकिन वो उसे मान लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम पर नजर रख रहा था जब से तुम यहाँ आए हो, और बताता है कि मैं तुम्हारे छोटी से छोटी चीजें को मैंने ध्यान से देखा है और तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है। एशले भी पूरी तरह से रुचि रखती है। ओ नो, ये तो शुरू हो गए। ये तो सबसे डरावनी या सबसे मीठी बात है जो मैंने कभी सुनी है। याद रखो बच्चे, अगर आप सुंदर हैं तो मीठा है, अगर नहीं तो डरावना है। उनको फील होता है कि पड़ोस में रॉबर्ट की खिड़की में अभी खून से भरा लाइन आ गया है। कुछ ही पलों बाद उनके खिड़की से जोर से आवाज सुनाई देती है। वे बाहर देखते हैं और देखते हैं कि वो खतरनाक पड़ोसी अपने सीढ़ियों से एक खून से भरे बैग को खींच रहा है। अगले दिन वे जांच करने का प्लान बनाते हैं। रोनी को उसकी कार में घुसने का काम दिया जाता है ताकि वो देख सके कि बैग में क्या था। इसी बीच एशले रॉबर्ट के पीछे जाती है ताकि वे जान सके कि वो घर कब लौटते हैं।
रोनी कार में घुसने में कामयाब हो जाता है जब केल का फोन बजता है और बोलती है कि तुम्हारा भी एक काम था। बताती है कि रॉबर्ट घर जाने वाला है। केल रोनी को गैराज का पासवर्ड देने के लिए बोलता है। इसी बीच जब एशले पार्किंग लॉट से निकल रही होती है तो अचानक से रॉबर्ट उसे देख लेता है और वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो उसका पीछा कर रही है। रॉबर्ट बताता है कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो, तुम बेकार में मेरा पीछा कर रही हो। जब तीनों घर पर वापस मिलते हैं तो आगे क्या करना है इस पर विचार करते हैं, लेकिन एशले उन्हें सब कुछ छोड़ने को बोलती है। बातचीत के समय एशले की माँ का कॉल आता है, जैसे कि उसके माता पिता की एनिवर्सरी है। देखो तुम्हारे पास अभी भी 2 माता पिता हैं। एशले केल के बच्चों पर सीधी छाया डाल रही है, वो भी शादी से पहले। रात के बाद एक छोटी सी नींद लेने के बाद केल अपनी जांच को जारी रखता है। उन्होंने रॉबर्ट के घर के नक्शे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है। तभी वो एक पोर्टेबल कैमरा डेवलप्स करता है और ये उसके टीवी पर स्ट्रीम भी करता है। जैसे ही ये समाप्त होता है वैसे ही रोनी बोलता है अपना फोन उसके कार में गिरा दिया हो। केल राजी हो जाता रोनी की मदद करने के लिए ताकि वो उसका फोन वापस ला सके, लेकिन पहले उसे रॉबर्ट के गैराज में कैमरे से बचकर घुसना पड़ेगा। ठीक है, गैराज में रोनी अपने फोन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन केल कोने में एक बैग देखता है। रोनी उस बैग को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन इसमें से भयानक गंध आ रही है और बोलता है मुझे इसमें बाल दिख रहे हैं। अचानक गैराज का दरवाजा बंद होने लगता है। घबराया हुआ रोनी घर के अंदर भागता है। केल अपने दोस्त को बचाने के लिए वो एक बैट लेकर दौड़ता है। इस बीच उसके पैर में जीपीएस आवाज करने से पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तभी केल बोलता है कि अरे ये आदमी बहुत तेज है और सुनो, मेरा दोस्त इस डरावने आदमी के घर में है और वहाँ एक शरीर है, तुम झूठ बोल रहे हो। केल उनसे गैराज की जांच करने की विनती करता है। जब वे नीले बैग की जांच करते हैं तो उन्हें एक मरा हुआ हिरण मिलता है जिसे रॉबर्ट ने टक्कर मार दी थी, पर वो फिर भी तकनीकी रूप से वो हत्यारा ही है। केल घर पर वापस आता है तो उसकी माँ डांटती है और उसे बताती है कि कल उसकी अदालत में सुनवाई है। इसके बाद वो रॉबर्ट के घर माफी मांगने जाती है, जबकि केल अपनी खिड़की से देख रहा होता है। तभी अचानक से उसे रोनी से एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें उसे अपना टीवी चेक करने के लिए कहा जाता है। केल मुड़ता है और स्क्रीन पर रोनी को बेहोश पड़ा देखता है। एक सेकंड रुको, ये तो रोनी मजाक कर रहा था भाई, वो वास्तव में मरा नहीं था। रोनी तुम्हें पता है मैंने अभी क्या झेला? अरे आराम से दोस्त। रोनी समझाता है कि वह किसी तरह अपने घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और अंदर कुछ नहीं देखा। केल उसे माफ कर देता है और समझाता है कि उसकी माँ रॉबर्ट से माफी मांगने गई थी। रोनी उसे वीडियो कैमरा देता है ताकि वे देख सकें कि क्या हुआ था। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। अकेले देखते समय केल कुछ नोटिस करता है। ओह, यह वही लड़की है जिसे किडनैप किया गया था। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, उसकी माँ पर रॉबर्ट हमला कर देता है और यह यहीं खत्म नहीं होता। वो केल के घर की ओर बढ़ता है और रोनी के साथ बेसबॉल खेलता है, कुछ इस तरह। फिर रॉबर्ट ऊपर जाता है और केल पर भी हमला करता है, लेकिन उसकी परछाई देख लेता है, जिससे केल बचने में कामयाब हो जाता है। वो ऊपर की ओर भागता है और जीपीएस मॉडेम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है ना। केल पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता है। इसके बजाय वो अलार्म को डीएक्टिवेट करने के प्रयास में बाहर भागने लगता है, लेकिन रॉबर्ट फिर कहता है ना और केल को पकड़कर उसके मुंह और हाथ को बांध देता है और केल को उसके ही रूम में ले जाता है। और रॉबर्ट उसे धमकी देता है कि वह अपने सभी अपराधों का आरोप उस पर लगा देगा, लेकिन केल के आंसू रॉबर्ट पर कोई असर नहीं डालते। रॉबर्ट उसे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके, एशले घर में घुस जाती है और रॉबर्ट हमला करने का एक आखिरी मौका देता है और केल हमला कर देता है। एशले भी जल्दी मदद के लिए आ जाती है और वो दोनों जल्दी से भागते हैं। एशले केल के हाथों को खोलती है, जबकि केल सोचता है कि उसकी माँ रॉबर्ट के घर पर है। वो जीपीएस सीमा को पार करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रॉबर्ट एशले को हेलो कहकर रोक देता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ ले, दोनों बेडरूम से कूदकर एशले के पूल में गिर जाते हैं, जिससे उसके पैर पर लगा अलार्म बजने लगता है। फिर वो रॉबर्ट के घर की ओर भागता है और सामने का दरवाजा तोड़ता है। इस बीच अधिकारी को केल के घर जाने का ऑर्डर आता है, लेकिन वो जाने से पहले अपना डिनर खत्म करने का फैसला करता है। केल अपनी माँ को बेताबी से खोजता है और घर के नीचे छिपी हुई सुरंग खोलता है और आगे बढ़ता है। उसके अंदर जाने से पहले उसे एहसास होता है कि वह बहुत बड़ा है। फिर उसे घर के किसी और हिस्से से एक आवाज सुनाई देती है और वह अपनी खोज जारी रखता है। वो दीवारों पर ठोकते हुए जाता है और गलती से एक छुपे हुए कमरे को खोल देता है। अंदर उसे एक ऑपरेटिंग टेबल और कई बड़े फ्रीजर मिलते हैं। वो किडनैप की गई क्लब गर्ल का आईडी और एक लाल विग देखता है। वो अलमारी को हटाकर एक और छुपे हुए कमरे को खोलता है। इस आदमी के पास छुपाने के लिए कितने सारे कमरे हो सकते हैं। इसी समय पुलिस आता है और रॉबर्ट के घर के अंदर से आवाजें सुनता है। वो
जांच करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन रॉबर्ट पीछे से उस पर हमला कर देता है और पुलिस वाला मारा जाता है। केल छुपे हुए कमरे के फर्श से गिरकर गंदे पानी के गड्ढे में जा गिरता है। रॉबर्ट वहाँ एक मरा हुआ आदमी देखकर घबरा जाता है और वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी माँ को देखता है जो अभी बेहोश है। इससे पहले वो आ जाए, वो जल्दी से अपने माँ को आजाद करता है और रॉबर्ट भी जल्दी ही आ जाता है और केल पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन केल रॉबर्ट को पेट में वार कर देता है और उसे गड्ढे में धकेल देता है, जिससे वो मारा जाता है और केल और उसकी माँ सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकलते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केल का ब्रेसलेट हट रहा है। पुलिस बोलती है, मुझे लगता है कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसे अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले इस ब्रेसलेट को हटाया जा रहा है। अब आजाद केल अपनी गर्मियों की छुट्टियां एशली के साथ बिताता है और हर पल का आनंद लेता है। काश यह मैं होता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे।